कुछ और अहम खबरों की ओर। डीजीसीए ने एयर इंडिया को 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। हमें नोटिस मिले हैं, तय समय में जवाब दिया जाएगा। यह एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हाल के दिनों में एयर इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे और अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एयर इंडिया को 4 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और इस शो कॉज नोटिस में एयर इंडिया को जवाब देना है। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमें नोटिस मिले हैं और तय वक्त पर हम जवाब जरूर देंगे। जो हमें समय सीमा दी गई है उसी अवधि में हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ एयर इंडिया ने फिर से इस बात को दोहराया कि हम अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया में यात्रियों की सुरक्षा, क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर के कई सारे सवाल उठे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन क्योंकि लगातार चल रही है, लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे मसले के बाद लगातार डीजीसीए भी पूरी तरीके से एक्शन में है और पहले ही बाकायदा सिक्योरिटी ड्रिल करते हुए विमानों की फिटनेस चेकिंग की बात कही गई थी और अब बाकायदा 4 कारण बताओ नोटिस एयर इंडिया को जारी किए गए, जिसके बाद एयर इंडिया ने कहा कि हम तय समय पर जवाब देंगे। वहीं गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। गुजरात एटीएस ने दिल्ली, यूपी, गुजरात में कार्रवाई करते हुए कुल 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। इन आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता हुआ दिख रहा है। आरोप है कि सभी सोशल मीडिया साइट्स, मैसेजिंग ऐप्स के जरिए युवाओं के बीच अलकायदा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये संदिग्ध ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। गुजरात एटीएस ने दिल्ली से मोहम्मद फैक, यूपी के नोएडा से जीशान अली, गुजरात के अहमदाबाद से मोहम्मद फरदीन और गुजरात के मोडासा से सैफुल्ला कुरैशी को अरेस्ट किया। और अलकायदा आतंकियों के फोन से वीडियोस भी मिले। एटीएस ने बरामद किए हैं देश विरोधी वीडियो के जरिए लोगों को ये बरगलाने का काम करते थे। मोबाइल डेटा रिकवर करने में एटीएस फिलहाल कामयाब। आपको ये बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश एटीएस की टीम ने किया है, एक के बाद एक तमाम जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं। दिल्ली, यूपी, गुजरात में कार्रवाई हुई है। कुल 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है और इनका कनेक्शन पाकिस्तान आता है। कहा जा रहा है कि बाकायदा ऐप्स के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, युवाओं के बीच बाकायदा अलकायदा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते थे जिसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जिसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। किस किस की गिरफ्तारी हुई है लगातार आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां अलग अलग जगहों से हुई है। आपको बताते चले कि फोन से वीडियोज भी मिले हैं। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से जुड़े हुए 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। दिल्ली, यूपी, गुजरात से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली, नोएडा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार मिले हैं। बताते चले कि मोहम्मद फैक दिल्ली से अरेस्ट हुआ है। जीशान अली को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद फरदीन को अहमदाबाद से अरेस्ट किया गया। सैफुल्ला कुरैशी मोडासा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो आतंक का ये ऑनलाइन नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, जरा ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। अलकायदा की विचारधारा से ये प्रेरित थे। ऑनलाइन दरअसल अलकायदा का प्रचार प्रसार करते थे। सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स पर ये एक्टिव थे। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की इनकी कोशिश थी। ऑटो डिलीट चैट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि एक बार बात करके वो पूरी चैट से एकदम से डिलीट हो जाती थी। अब सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनका पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। वो कैसे, ये भी जरा समझिए। पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट से इनका कनेक्शन निकला है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिले। भारत विरोधी पोस्ट ये संदिग्ध आतंकी क्या करते थे, पाकिस्तान के समर्थन में इनके पोस्ट होते थे। पूरे देश में अलकायदा का जहर फैलाने का ये काम कर रहे थे और अब इस पूरे गिरोह का एक तरीके से भंडाफोड़ हुआ है और इसी के साथ एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस गुजरात ने ये कामयाबी हासिल की है। इसमें अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। अभी तक जो खुलासे हुए वो चौंका देते हैं। हालांकि पूछताछ में उम्मीद है कि और भी बड़े और अहम खुलासे हों, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का कनेक्शन, दूसरी बात ये सामने आ रही है कि बाकायदा ये अलकायदा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐप्स के जरिए ये अपने टारगेट को सेट करते थे और फिर चर्चा करते थे, फिर बातचीत करते थे और फिर जो इनके नापाक मंसूबे थे इसको अंजाम देने की फिराक में ये रहते थे। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और अपने अकाउंट के जरिए, यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी पोस्ट कर रहे थे, जिसके बाद इनकी अरेस्टिंग हुई है। चलिए बात करते हैं बिहार की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है कि जब सब कुछ तय हो चुका है तो वो खुलेआम बेईमानी कर रहा है। लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने एक बार फिर से चुनाव के बहिष्कार की बात भी की और कहा कि वो चुनाव के बहिष्कार पर भी चर्चा कर सकते हैं, विकल्प खुले हुए हैं।
तो तेजस्वी यादव का ये बहिष्कार वाला दाव और लगातार एसआईआर का मुद्दा यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा गर्माता हुआ दिल्ली से लेकर बिहार तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। चाहे हम लोकसभा की बात करें तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, बिहार विधानसभा की बात करें तो इस पूरे विधानसभा में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से विपक्ष उठाते हुए नजर आता है। जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी, चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लेकिन संसद भवन परिसर में भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। एसआईआर के विरोध में लगातार विपक्ष यहां पर प्रोटेस्ट करता हुआ बिहार विधानसभा में भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही। विपक्ष वहां पर भी बड़े पैमाने पर विरोध कर रहा है। गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया जाता है। एसआईआर के नाम पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी बता रहा है। गरीब, दलित और प्रवासी वोटर्स निशाने पर है। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की गई। बिहार में भी इसको लेकर के सियासत तेज है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। एसआईआर को लेकर के सवाल उठाए। गरीबों से 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट से एक भी बिहारी का नाम न कटे। चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, तो ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। लेकिन एसआईआर पर आखिरकार विवाद क्या है वो जरा आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए ही। दरअसल चुनाव आयोग ने इस पर अपना स्टैंड रखा है, अपना पक्ष रखा है। विपक्ष के जो आरोप है उसे चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर आश्चर्यजनक करार दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 97.3% वोटर्स ने अपने फॉर्म तो ऑलरेडी जमा करा दिए। 52,30,000 वोटर्स पते पर नहीं मिले, यानी कि अपने एड्रेस पर वो है नहीं। आरोप लगाने वाले का जो इरादा है वो सार्वजनिक होना चाहिए कि किस मकसद से वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हम फर्जी मतदाताओं को कैसे अनुमति दे सकते हैं, चुनाव आयोग लगातार डे 1 से ये बात कह रहा है। आपको ये भी बताते चले कि चुनाव आयोग ने कहा कि क्या एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध से डर जाना चाहिए। फर्जी वोटर्स को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मृत, प्रवासी या फिर फर्जी मतदाताओं को नजरअंदाज करना खतरनाक हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि आखिरकार कितने जो वोटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन हुआ है, क्या कुछ ये पूरा काम चल रहा है। तो आपको बताते चले कि 26 जुलाई तक क्योंकि वेरिफिकेशन होना है और इसको लेकर के पहले जनवरी 2003 में एसआईआर हुआ था, लेकिन एक लंबा वक्त बीत चुका है और विपक्ष इसी को पुरजोर तरीके से मुद्दे के तौर पर उठा रहे हैं कि इतना लंबा वक्त बीत चुका है और चुनाव के ठीक पहले आखिरकार ऐसा क्यों। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि बाकायदा संविधान में ये नियम है जिसके अनुरूप चुनाव आयोग काम कर रहा है। वो पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे नियम के साथ ही काम कर रहा है। इसी को लेकर के लगातार हंगामा बरपा हुआ है बिहार में। तो तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा के बीच जुबानी जंग भी इसी बीच तेज हो चुकी है। बिहार में खटारा सरकार नहीं चलने देंगे, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि लालू ने तो पूरे बिहार को खटारा कर दिया। खटारा गाड़ी को भी 15 साल से ज्यादा वक्त नहीं मिलता, ये विजय कुमार सिन्हा ने कहा। यानी कि जुबानी जंग दोनों तरफ से इस वक्त तेज है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम इसलिए बोल रहे हैं महोदय, 20 साल से इनका नेतृत्व
फिर वही बात। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। बोलिए नेता विरोधी। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए।